नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज इंडिया। वक्त हो चला इस वक्त की हेडलाइंस का। सांसद शफीकुर रहमान पर देशद्रोह का केस हुआ दर्ज। सांसद ने तालिबान का किया था समर्थन। तालिबान ने कहा कश्मीर पर नहीं है उसकी नजर। सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने की कही बात। कानपुर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली बड़ी राहत। पत्नी सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में अदालत ने किया था थरूर को बरी। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, अब एनडीए परीक्षा में लड़कियां भी हो सकेंगी शामिल। भारत में अफगानिस्तान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्हें अपने देश को आजाद कराया है। ऐसा बयान देने पर अब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। अफगानिस्तान में तो तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन अब भारत में अफगानिस्तान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराया है। ऐसा बयान देने पर अब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। दरअसल बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया। तालिबान ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक तालिबान का समर्थन करने पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संभल के एसपी ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि उन्होंने तालिबान के लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने सपा सांसद डॉक्टर बर्क से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने कहा था, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबानी आतंकियों से कर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का अपमान किया है। यह उनकी मानसिकता दर्शाता है और इस सम्मानजनक टिप्पणी के लिए सपा और सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान सरकार को बधाई दी थी। उन्होंने कहा था, यह हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। तालिबान ने कश्मीर के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि उसका ध्यान कश्मीर पर नहीं है। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही है। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान ने कश्मीर के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। तालिबान ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, यह आंतरिक मुद्दा है। तालिबान ने कहा कि उसका ध्यान कश्मीर पर नहीं है। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समूह के पास मौजूदा हालात को अपने पक्ष में लाभ उठाने की क्षमता बहुत कम है। उधर अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा स्थिति से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि लश्कर तैयबा और लश्कर झांगवी जैसे पाकिस्तान के आतंकी समूहों की अफगानिस्तान में थोड़ी मौजूदगी है। उन्होंने तालिबान के साथ कुछ और गांवों और काबुल के कुछ और हिस्सों में चेकपोस्ट बनाए हैं। सुरक्षा की चिंता इसलिए भी है कि अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का पहला केंद्र बन सकता है। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास उन सभी हथियारों तक पहुंच है जो अमेरिका ने दिया है और 3 लाख से अधिक अफगान सेना के जवानों के हथियार भी हैं। मौजूदा स्थिति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका असर कम होगा। एक अधिकारी ने कहा कि इसका बहुत कम प्रभाव होगा, क्योंकि तालिबान ने ताकत के साथ सत्ता हासिल कर ली है। आईएसआई सिर्फ कमजोर तालिबान को प्रभावित कर सकता है। मौजूदा हालात में तालिबान को प्रभावित करने की क्षमता कम ही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें कि सुनंदा की मौत 17 जनवरी 2014 को हुई थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो करीब 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहे थे। सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल में हुई थी। अपनी मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति शशि थरूर एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और धारा 498A के तहत केस दर्ज किया था। थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया था।
शशि थरूर को जिन धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था, अगर उसके तहत दोष साबित हो जाता तो उन्हें 10 साल की कैद की सजा हो सकती थी। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला तब काफी हाई प्रोफाइल केस माना गया था। 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने के या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि अब एनडीए में लड़कियां भी एग्जाम दे सकेंगी। आपको बता दें 8 सितंबर को एनडीए की परीक्षा होनी है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों से जुड़ा एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को भी एनडीए एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। दरअसल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दाखिला नहीं दिए जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है। वहीं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से घोषणा की थी कि लड़कियों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, मगर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अभी लड़कियों को प्रवेश मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को एडमिशन देने से इनकार करते हुए RIMC की ओर से SSG ऐश्वर्या भाटी ने कहा, फिलहाल हम लड़कियों को RIMC में लेने की स्थिति में नहीं है। यह 100 साल पुराना स्कूल है। RIMC के छात्रों के लिए एनडीए की परीक्षा देना अनिवार्य होता है। उनका अलग बोर्ड है। यह एनडीए का फीडर कैडर है और एनडीए में महिलाओं के प्रवेश से मुद्दे से जुड़ा है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा, आप कहते हैं कि RIMC 100 साल पुराना है, तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का समर्थन कर रहे हैं। हमने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है। इस पर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि RIMC के छात्रों को अनिवार्य रूप से एनडीए में शामिल होना है। वे कक्षा 8 के छात्र को एडमिशन देते हैं और उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। यदि लड़कियों को इसमें शामिल होना है तो उन्हें नियमित स्कूली शिक्षा छोड़नी होगी। कानपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोबाइल का MI नंबर बदलकर उन्हें नेपाल में बेचते थे। कानपुर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल व पर्स चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग के 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त मेले और भीड़ भाड़ वाले इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 22 मोबाइल और 500 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। ये अभियुक्त मोबाइल का MI नंबर बदलकर उन्हें नेपाल में बेचते थे। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक बहुत महत्वपूर्ण गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। ये गैंग में लगभग 9 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनका मुख्य कार्य ये था कि जितने भी प्रमुख मेले और जुलूस उत्तर प्रदेश में और आसपास के ज़िलों में होते थे, वहाँ पर ये जाते थे और वहाँ से मोबाइल चोरी करने में ये एक्सपर्ट हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त मोबाइलों को ये नेपाल और बांग्लादेश स्मगलिंग के ज़रिए से भेजा करते थे। आप लोगों को जानकारी होगी कि एक D80 नाम का एक गैंग प्रचलित है, जो पिछले साल भी नौबस्ता थाने में ये लोग अरेस्ट हुए थे। ये लोगों के पास से भी लगभग 58 से 60 मोबाइल बरामद किए गए थे। तो सेम मोडस ऑपरेंडी है कि उक्त मोबाइल को ये नेपाल स्मगल करते थे और बहराइच ज़िले में एक रुपिया डी एक जगह है और महाराजगंज में कृष्णा नगर बॉर्डर, ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां से इजीली ये लोग स्मगलिंग करते थे और वहां पर नेपाल में बेचते थे और त्रिपुरा स्टेट के बॉर्डर से बांग्लादेश में भी ये स्मगलिंग करते थे। इस गैंग के पास लगभग 22 मोबाइल बरामद हुए हैं और इसका जो मुख्य गैंग का मुख्य सरगना है शानू रंडी, इसका नाम इसे बुलाया जाता है। और इसके अलावा जौनपुर के 3 लोग हैं और आजमगढ़ के कुछ लोग हैं और बचे हुए शेष लोग कानपुर के हैं। इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग 10,000 मोबाइल ये लोग स्मगलिंग के ज़रिए से चोरी करके भेजे हैं। और D80 गैंग जो कई जगह से अरेस्ट हुआ था, भोपाल से अरेस्ट हुआ, महाराष्ट्र में अरेस्ट हुआ, वहाँ तक ही जाकर काम कर रहे थे। तो एक वक्त आया कि जब उनका बहुत जगह उनकी शोहरत वो फैल गई कि ये गैंग काम कर रहा है और वो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए AB न्यूज़ इंडिया से। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।